क्या केजरीवाल जी को उनका समाज फिर से जो दिल्ली में वोट नहीं दिया, क्या यूपी में वोट देगा? एएसपी अगर चुनाव लड़ रही है यूपी में, तो वो किसके वोट में सेंध लगाएगी? क्या एएसपी को ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये वोट देंगे? क्या केजरीवाल जी का समाज झाड़ू लगाने वाला समाज है? क्या केजरीवाल जी अब इस देश में झाड़ू लगाने का कार्य अपनी पार्टी के माध्यम से करने वाले हैं? जय भीम, नमोद साथियों, मैं एडवोकेट जय भीम प्रकाश आप लोगों के बीच में एक बार फिर से जो पिछली चर्चाएं चल रही हैं हमारी यूपी चुनाव को लेकर कि यूपी में आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव हैं और जो चुनाव हैं उनके लिए हमारी समाज की क्या रणनीति है, उस पर हम सामाजिक रूप से कैसे संगठित हो रहे हैं, किस प्रकार से हम समाज की जो संगठन शक्ति है उसको प्रयोग में लाकर इस शासन सत्ता में हम काबिज हो सकें। तो उसी बारे में मैंने जैसा कि कहा था आपको कि आम आदमी पार्टी भी इस बार उत्तर प्रदेश के चुनावों में अपनी भागीदारी निभा रही है, यानी कि वह भी इन चुनावों में भाग लेगी। लेकिन साथियों, इस बार चुनावों में समस्या ये नहीं है कि आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है या एएसपी चुनाव लड़ रही है। समस्या ये है कि ये किसके विरुद्ध चुनाव लड़ रहे हैं। क्या यह चुनाव वास्तव में एक सामान्य चुनाव है जिसमें कि जाति की कोई बात नहीं होगी, धर्म की कोई बात नहीं होगी, या जाति और धर्म पर आधारित पार्टियां वोट बैंक की बात नहीं करेंगी? साथियों, ऐसा कुछ भी नहीं है और आपको उन रणनीतियों से वाकिफ़ कराना मेरा कर्तव्य है, इसीलिए मैं बार बार आप लोगों के बीच में आता हूँ। कई बातें मेरी आपको ऐसी लगती होंगी क्योंकि आप लोगों के कई लोगों से सरोकार होंगे, कई पार्टियों से सरोकार होंगे, और जिन पार्टियों से, जिन लोगों से आपका सरोकार है, जब उनके खिलाफ कोई मेरे मुंह से बात निकलती होगी तो निसंदेह आपको वह चुभती होगी, वो पीड़ा देती होगी। इसी प्रकार से दिल्ली के लोग जो राजेंद्र पाल गौतम जी से मिशन मूवमेंट के माध्यम से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को जब मैं राजेंद्र पाल गौतम जी का जो मिशन है, राजनीतिक मिशन, उसके प्रति जब मैं आगाह करता हूं तो उन लोगों को मेरी बातें चुभती हैं। और साथियों, ये जो राजनीतिक कार्य होते हैं और जो सामाजिक कार्य होते हैं, इनमें बड़ा भारी अंतर है। राजनीतिक कार्य समाज का कोई सुधार नहीं करते हैं। समाज के अंदर सुधारवादी दृष्टिकोण राजनीतिज्ञों का नहीं होता है। उनका सिर्फ मकसद येन के प्रकार यानी किसी भी प्रकार से राजनीतिक शक्ति को हासिल करना होता है। जबकि एक सामाजिक सुधारक, उसके पास चाहे शक्ति हो या ना हो, उसके पास खाना खाने के लिए भी साधन हो या ना हो, वह हमेशा समाज में एक सुधार की रणनीति बनाता है और समाज सुधार के लिए निरंतर प्रयास करता रहता है। तो साथियों, ये जो राजनीतिक प्रभाव की बात है, ये इस प्रकार से है, आप लोगों ने महसूस भी की होगी, जैसे कि कोई हीरो हीरोइन आपसे हाथ मिला ले तो आपको कई दिन तक नींद नहीं आती है, क्योंकि आपके मन मस्तिष्क में उस हीरो या हीरोइन का जो प्रभाव है वो बहुत बुरी तरह से स्थापित है। इसी तरह से कोई एमएलए, कोई सांसद यदि आप लोगों से मिल जाए, आप लोगों से हाथ मिला ले, आपके घर में कप चाय पी जाए, तो आप ऐसा समझते हैं कि बस उससे आपका जुड़ाव हो गया है, आप धन्य हो गए हैं। तो ये जो आपकी सोच है, आपकी जो मानसिक स्थिति है, ये समाज में सुधारवादी कार्यों में बाधा है। तो इसी प्रकार से जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था, उसमें मैंने समाज को यह जागरूकता प्रदान करने की प्रयास किया था कि राजेंद्र पाल गौतम जी जो अभी बुद्ध धम्म की दीक्षा का कार्यक्रम चलाने वाले हैं कि 2025 में 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, वह एक तो स्वप्न है, और यह स्वप्न, यह समाज परम पूज्य बाबा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 14 अक्टूबर सन 1956 में दीक्षा समारोह के बाद से ही ले रहा है। और इस स्वप्न को लेने में कोई बुराई नहीं है, क्योंकि यह स्वप्न एक योजना का निर्माण करेगा, लेकिन बिना योजना के, बिना सामर्थ्य के और बिना आपकी इच्छा शक्ति के इस स्वप्न में बुराई ही बुराई है। और अगर इस बुराई में राजनीतिक तड़का लग जाए तो बुराई का एक ऐसा जाल पैदा हो जाता है जिसमें कि बहुत से लोग फंसने वाले होते हैं। साथियों, हमने देखा है कि यदि आपने एक बुरे के लिए कभी भी राजनीतिक प्रचार प्रसार किया और उसकी जो इमेज है, उसका जो चरित्र है, लोगों के दिमाग में अच्छे तरीके से बिठा दिया, उसका एक अच्छी छवि वाला चरित्र चित्रण करके लोगों के दिमाग में बैठा दिया और आपने उसको जिता दिया,
तो जो व्यक्ति एमएलए बन रहा है आपके प्रयासों से, वह कोई 2-4 वोटों से नहीं बन रहा है। उसके पीछे लाखों वोट हैं। लाखों लोगों को आपने यह समझाया कि यह व्यक्ति एक अच्छी छवि वाला चरित्रवान व्यक्ति है। लेकिन जब आपको पता लगता है कि यह व्यक्ति चरित्रवान नहीं है या अच्छी छवि नहीं है या इसका मिशन मूवमेंट बिल्कुल उल्टी दिशा का है, और तब आप चाहते हैं कि उस व्यक्ति को हरा दें, तो वह कार्य आपके लिए उसको जिताने वाले कार्य से भी कहीं ज़्यादा कठिन साबित होता है। कठिन नहीं बल्कि असंभव हो जाता है। आप उसको हरा नहीं सकते हैं। 2014 में जिस तरह से दिल्ली में केजरीवाल जी की सरकार बनी और उन्होंने झाड़ू के माध्यम से अपना प्रचार किया, झाड़ू को चुनाव चिन्ह घोषित किया, तो झाड़ू का चुनाव चिन्ह लेने का मकसद क्या था? क्या केजरीवाल जी का समाज झाड़ू लगाने वाला समाज है? क्या केजरीवाल जी अब इस देश में झाड़ू लगाने का कार्य अपनी पार्टी के माध्यम से करने वाले थे? मैं बार बार समाज को समझाने का प्रयास कर रहा हूं। हमारे साथी लगातार आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि ये लोग आपके वोट का सिर्फ दोहन करेंगे, आपका शोषण करेंगे, और आज वही हो रहा है। आज हो ये रहा है कि जहां जहां हमारे समाज को रोजगार प्राप्त है, वहां पर जो इन्होंने वादा किया था, क्योंकि हमारे लोग मजदूरी में लगे हुए हैं, हमारे लोग ठेकेदारी प्रथा का शिकार हो रहे हैं, और इन्होंने अपने चुनावी अभियान के दौरान ये कहा था कि ये ठेकेदारी प्रथा को खत्म करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर जो जॉब हैं उनको परमानेंट कर देंगे। मैं आज पूछना चाहता हूं कि कितनी कॉन्ट्रैक्ट जॉब जो हैं आज इन्होंने परमानेंट कर दी हैं। आज आप उदाहरण मैं देता हूं आपको, वो डीटीसी में इसलिए भर्ती हुए, अपना अच्छा वाला काम रोजगार छोड़कर इसलिए भर्ती हुए कि एक दिन डीटीसी में जो जॉब है वो परमानेंट हो जाएगा। लेकिन साथियों, पिछले 5 साल का कार्यकाल पूरा कर लिया इस सरकार ने, उसका अब ये दूसरा कार्यकाल शुरू हो गया है, और अब तक जो है एक भी व्यक्ति परमानेंट नहीं हुआ है डीटीसी में, ना ड्राइवर के पद पर ना कंडक्टर के पद पर। इसके अलावा साथियों, टीचिंग लाइन में जो अध्यापक गण हमारे लगे हुए हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, वो पक्के नहीं हुए। हॉस्पिटल में आप जाएंगे तो आपको देखेंगे आप लोग जो है कि जो गार्ड है या जो वार्ड बॉय या वार्ड गर्ल लगी हुई है वहां पर, वो निजी हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट बेस पर हैं। वे भी सरकारी पद पर नियुक्त होने थे, उनका जो जॉब है वो सरकारी होना था। इसके अलावा साथियों, जो हमारा समाज है जो रोड बनाने का कार्य कर रहा है, रोड का काम क्या है? सरकारी काम नहीं है क्या? क्या ये निजी काम है? वहां पर हमारा व्यक्ति जाके काम करता है। हमारा व्यक्ति जो वहां पर रोड बनाने का कार्य कर रहा है या नाना प्रकार के निर्माण कार्यों में लगा हुआ, सरकारी निर्माण कार्यों में, क्या एक भी व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिली? बल्कि उनका शोषण हो रहा है साथियों, नाना प्रकार से। क्योंकि हमारा समाज बहुत बड़ा है, हमारे समाज के पास उद्योग धंधा नहीं है, नौकरियां नहीं है, हमारे समाज के पास किसी तरह का बिजनेस नहीं है। उसके पास है, उसके हिस्से में आता है तो सिर्फ मजदूरी आती है। आज जब वोट की ताकत से राज्यसभा में 3 सदस्यों को भेजने की बात आती है, तो केजरीवाल जी उसमें से 2 बनियों को और 1 ठाकुर को भेज देते हैं, जिनका इस सरकार के बनाने में कोई योगदान नहीं है। और जिन लोगों का योगदान है इस सरकार को बनाने में, उन लोगों को किसी भी तरह की राहत नहीं, बल्कि उनका लगातार शोषण किया जा रहा है। आज दिल्ली की जनता फ्री की बिजली, फ्री के पानी के मुंह में फंसी हुई है। वो यह भूल गई है कि फ्री की बिजली और फ्री का पानी उन्हें कितना महंगा पड़ रहा है। अभी पीछे जो कोविड से जो मौतें हुई हैं, उसमें जो फ्री की जो ऑक्सीजन मिलनी चाहिए थी, ऑक्सीजन यानी कि इस जीवन में जब आपने प्रवेश किया, इस संसार में आपने जब प्रवेश किया, तो जितनी रोशनी, जितनी वायु, जितना जल और पृथ्वी पर जितने तमाम संसाधन हैं, उन सब पर आपका बराबर का अधिकार था, वो फ्री में अधिकार था। लेकिन उस अधिकार से भी आपको वंचित करने का कार्य किया। कितने मंत्री या कितने राजनीतिक व्यक्ति कोविड के कारण जो है इस बार मरे, लेकिन वे गरीब लोग जो बिजली और पानी के, यानी मुफ्त बिजली और मुफ्त पानी के मुंह में फंसे हुए हैं, उन लोगों की सबसे ज्यादा जाने गई हैं। किस लिए? सिर्फ ऑक्सीजन के लिए। जो सरकार आज ऑक्सीजन भी पैदा नहीं कर पाई, ऑक्सीजन का भी संरक्षण नहीं कर पाई, उन लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे पाई, इसका क्या मतलब निकलता है? क्या ऑक्सीजन की कमी है? ऑक्सीजन की कमी नहीं है, लेकिन सही निर्णयों, सही नीतियों की कमी है। इसलिए साथियों, मैं आपको बार बार यह बताना चाहता हूं कि हमें किस तरीके से अपने वोट का जो है इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए आप समझदारी से काम लीजिए और आप किसी के बहकावे मत आइए। अब केजरीवाल जी यूपी में चुनाव लड़ेंगे, एएसपी भी यूपी में चुनाव लड़ेगी। अब वे किसके वोट में सेंध लगाएंगे?
ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अबे किसके वोट को जो है लूटने का काम करेंगे? क्या कांग्रेस के पास कोई वोट बैंक है? खत्म है, कांग्रेस का तो वोट बैंक नहीं है, तो उसका तो वोट बैंक में सेंध लगाने का मतलब ही नहीं है। फिर रही बीजेपी की बात, तो बीजेपी का वोट बैंक घटता नहीं है, उसका वोट प्रतिशत बल्कि बढ़ जाता है। अभी पीछे कोई वजूद नहीं था बीजेपी का, कांग्रेस का पहले वजूद था, उसके बाद बहुजन समाज पार्टी का वजूद आया, फिर उसके बाद समाजवाद पार्टी का वजूद आया। अब जो बीजेपी का जो वजूद आया एकदम से इकट्ठा हुआ, उसका मतलब यह है कि बीजेपी का वजूद बढ़ रहा है। तो बीजेपी का वोट बैंक को वो टच नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो तो जो बीएसपी का कैडराइज वोट बैंक था उससे भी कहीं ज्यादा कैडराइज वोट हो गया आज की डेट में, क्योंकि धर्म की जो धर्मांता है बहुत ज्यादा, बहुत घातक होती है। उसमें जो एक बार फंस गया सो फंस गया, डूबना ही डूबना है। तो साथियों, ये समझने वाली बात है कि केजरीवाल जी आखिर किसके वोट बैंक में सेंध लगाने वाले हैं। एएसपी अगर चुनाव लड़ रही है यूपी में, तो वो किसके वोट में सेंध लगाएगी? क्या एएसपी को ब्राह्मण, बनिया, क्षत्रिय ये वोट देंगे? क्या केजरीवाल जी को उनका समाज फिर से जो दिल्ली में वोट नहीं दिया, क्या यूपी में वोट देगा? केजरीवाल जी भी अच्छी तरह जानते हैं कि उनका समाज उनको वोट नहीं देता है, उनका समाज उनको आर्थिक मदद कर देता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनको जो है क्या मिशन है। उनका मिशन है यहां बीएसपी को खत्म करना है, यहां बीएसपी को और समाजवादी पार्टी को खत्म करना है। इसलिए उनके जो बनिया भाई हैं वो उनको आर्थिक मदद करेंगे, और उस आर्थिक मदद को वो अपने मंत्रियों और अपने विधायकों को, जो एससी कम्युनिटी से आते हैं, जो 12 विधायक हैं वो पूरे यूपी में लगा रखे हैं उन्होंने। 12 विधायक, अगर 12 विधायक उन्होंने जो है वहां पर प्रभारी के रूप में नियुक्त किए हैं, तो आप समझिए कि पीछे क्या पॉलिसी है उनके। वो 12 विधायकों का चेहरा दिखा दिखा कर लोगों के किन लोगों के बीच में भेज रहे हैं। अभी हमने आगरा से एक फोटो देखा, उस फोटो में हमारे आगरा के कुछ मिशनरी मूवमेंट्स जुड़े हुए साथी राजेंद्र पाल गौतम जी के साथ में बड़े चाव से फोटो खिंचा रहे हैं। उनको इतना आनंद आ रहा है, इतना हर्ष हो रहा है, जैसे पता नहीं कितने अजूबे के साथ में फोटो खिंचाया हो। जैसे कभी हम लोग कांसी राम जी के साथ फोटो खिंचाकर बड़ा गौरव का अनुभव करते थे, उसी तरह का अनुभव हमारे ये साथी कर रहे हैं। साथियों, अच्छी बात है, आप लोगों ने फोटो खिंचाया, उनसे मुलाकात की, चाय शेयर की, उनके बीच में बैठे, आप मिशन मूवमेंट की बात की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन कभी भी उनकी रणनीति में फंसने का कार्य मत करना। आपको बड़ी समझदारी से काम लेना है। आपको ये जो सामाजिक वर्गवाद जो है, इसके जंजाल को समझना है। मैंने पिछले वीडियो में बताया है, हालांकि बहुत सारे लोग वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल को, और सब्सक्राइब नहीं करते उनका नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाता है। इसलिए आपसे अनुग्रह है कि आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि सारे वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो साथियों, उस वीडियो में मैंने बताया कि पूरा संसार जो है वर्गवाद की चपेट में है। पूरा संसार राष्ट्रवाद में बटा हुआ है, राष्ट्र धर्मों में बटे हुए हैं, धर्म जातियों में बटे हुए हैं, और जातियां उपजातियों में बटे हुए हैं। इस तरह से हर एक वर्ग जो है दूसरे वर्ग पर आधिपत्य स्थापित करना चाहता है, उसका शोषण करना चाहता है। इसलिए हमें अपनी सामाजिक संगठन शक्ति को बनाए रखना होगा। आज आरएसएस ने वाल्मीकि समाज पर पूरा कब्जा किया हुआ है, और वाल्मीकि समाज के खुद उनके नेता जो हैं आज जो जाटो समाज है उसका विरोध करते दिखाई देते हैं। वो उनसे दूर ले आने का कार्य करते हैं, क्योंकि आरएसएस का मिशन है कि जब तक ये समाज टूटेगा नहीं, जब तक उनको शक्ति प्राप्त नहीं होगी। तो साथियों, मेरा आपसे हाथ जोड़कर यही अनुग्रह है, आग्रह है कि आप लोग जो है अपने मिशन मूवमेंट को अच्छी तरह समझिए, अपने महापुरुषों की वाणी को समझिए, और उसके बाद ही अपने वोट का सही इस्तेमाल कीजिए, और दूसरे लोगों को भी इस बात से सही वोट के सही इस्तेमाल के लिए प्रेरित कीजिए। जय भीम, नमो साथियों। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल एनबी न्यूज 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से पहुंचा